अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने फिज़िक्स यूनिट नंबर 3 लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करना है डायनामिक्स। यूनिट नंबर 3 हमारा है डायनामिक्स। लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन। तो इस लेक्चर के हमारे SLOs क्या हैं। हम लॉज ऑफ मोशन को स्टेट करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम पहले डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में, जबकि अब हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करना है। उसके अलावा हम मैस और वेट का जो डिफरेंस है वो भी लर्न करेंगे कि मैस और वेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने कहा था कि कोई भी बॉडी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन जो है उसको कंटिन्यू रखेगी जब तक कि हम उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई ना करें। मीन्स अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करके उसको मूव ना करवाएं, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई करके उसको स्टॉप नहीं करते। ठीक है, तो अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या है कि जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे, कोई भी नेट फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अगर वो बॉडी रेस्ट में है या वो मूव भी कर रही है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी में चेंज आएगा। अगर तो वो रेस्ट में थी, पहले उसकी वेलोसिटी 0 थी, जब हमने उस पर कोई नेट फोर्स अप्लाई की तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। 0 से पहले रेस्ट पे उसकी वेलोसिटी 0 थी, जब फोर्स लगाई उसने मूव किया तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। मीन्स कि हमारा वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक है, और जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो हमने देखा है कि जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो हमारे पास वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। When a net force acts on a body, it produces acceleration in the direction of the net force। कि जब हम किसी भी बॉडी पे एक नेट फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वेलोसिटी में हमने कहा कि जब वो मूव करेगी उसकी कुछ ना कुछ, पहले जो वेलोसिटी थी उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अगर वो रेस्ट पे थी, मूव करवाएंगे तो उसकी वेलोसिटी तब भी चेंज होगी। अगर वो मोशन में है तो वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसकी है, जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे वो स्टॉप होगी तब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मीन्स वेलोसिटी में चेंज आएगा, और वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और वो किस डायरेक्शन में होगा, वो नेट फोर्स जो हम लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारे पास उस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। फिर अब जो एक्सेलरेशन आपका प्रोड्यूस हुआ है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेट फोर्स। जो आपने नेट फोर्स लगाई और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेट फोर्स के, जबकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके मैस के। ठीक है, कि बॉडी के मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एक्सेलरेशन, जबकि नेट फोर्स जो आपने लगाई है उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो डेफिनेशन से हम देखेंगे कि हमने कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स। कि आपका जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेट फोर्स के। ठीक है, तो हमने लिख दिया A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। ये कंडीशन हो गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली आपकी, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स के। नेक्स्ट कह रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस बॉडी के मैस के। ठीक है, एक्सेलरेशन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके मैस के। ये आपकी इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास A प्रोपोर्शनल टू किसकी हो जाएगा, F डिवाइडेड बाय M। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन किया तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया F ओवर M। और हमें पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट साइन आ जाता है, कि हमारे पास कोई भी कांस्टेंट आ गया जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें K की वैल्यू, ऐसे यूनिट में अगर हम K की वैल्यू देखें कि K की वैल्यू 1 है तो हमारे पास A किसके इक्वल आ जाएगा, F ओवर M। ठीक है, और यहाँ से अगर हम F निकालें तो F किसके इक्वल आ जाएगा, M मल्टीप्लाई बाय A। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का क्या ड्राइव हुआ है, F इक्वल्स टू ma। हमने डेफिनेशन से ही इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ड्राइव की कि हमने कहा कि मैग्नीट्यूड जो है एक्सेलरेशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स के, और इसको हमने मैथमेटिकल राइट कर लिया A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। द सेकंड स्टेटमेंट हमने कही कि नेट फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके मैस के, और इसको भी हमने मैथमेटिकली राइट कर लिया A इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। इक्वेशन 1 और 2 को हमने कंबाइन किया तो बन गई हमारे पास A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F/m।
जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन का सम करके इक्वल का साइन लगाया तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, a इक्वल्स टू के एफ डिवाइडेड बाय m। और हम ने कहा कि k जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, उसकी वैल्यू हमने 1 सपोज कर ली, 1 वैल्यू रखी तो a किसके इक्वल आ जाएगा, f डिवाइडेड बाय m। और यहाँ से f की वैल्यू आ जाएगी f इक्वल्स टू ma। और यही हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, अब ये क्योंकि f हमारे पास क्या है, f हमारे पास फोर्स है और हमें पता है कि ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन, के फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो है हमारे पास न्यूटन। अब हमने देखना है कि 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन को कैसे डिस्कस करेंगे कि फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और अगर फोर्स के यूनिट को डिफाइन करना है तो उसकी डिफाइन क्या होगी न्यूटन की। 1 न्यूटन इज़ द फोर्स, 1 न्यूटन एक फोर्स है डेट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मैस 1 kg। अब कहें हैं 1 न्यूटन, चूँकि फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो 1 न्यूटन एक फ़ोर्स है जो कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी किसी भी बॉडी में, और बॉडी का मैस भी कितना होगा, 1 kg। ठीक है, तो 1 न्यूटन की डिफ़ाइन किस तरह से किया कि 1 न्यूटन हमारे पास एक फ़ोर्स है जो कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी एक बॉडी में, और बॉडी का मैस कितना होगा, 1 kg। ठीक है, अब चूंकि हमें पता है कि फोर्स F इक्वल्स टू ma फार्मूला है, हमने कहा कि फ़ोर्स क्या है, 1 न्यूटन कब होगी, 1 न्यूटन फोर्स इक्वल्स टू, हमने कहा है कि वो बॉडी का जो मैस है वो कितना होगा, 1 kg, और एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करेगी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैस 1 kg और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 न्यूटन जो है आपका वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया कि 1 न्यूटन किसके इक्वल है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें देखना है मैस एंड वेट में डिफरेंस, कि मैस और वेट में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस में देखिए, हमने सबसे पहले तो इसी पैटर्न पे इसको राइट करना है डिफरेंस करने के लिए दो क्वान्टिटीज़ में। सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। क्वांटिटी, मैस क्या है, मैस इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोसेस्ड बाय द बॉडी। कोई भी बॉडी क्वांटिटी मैटर की जो क्वांटिटी पोसेस करेगी उसको हम कहेंगे कि वो उसका मैस है। हमें पता है कि हर चीज़ जो है वो मैटर है, और जैसे आपका ये एक मार्कर ही है तो मार्कर भी है, इसमें कुछ ना कुछ इसका भी कोई ना कोई मैस होगा। ठीक है, तो कोई भी बॉडी जितनी मैटर की क्वांटिटी पोसेस करती है वो क्या होता है, इसका मैस। फिर अब हमने इसका देखना है वेट के, वेट क्या है, वेट ऑफ द बॉडी इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। वेट क्या है बॉडी का, कोई भी फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि इस पे एक्ट कर रही है। हमें पता है कि अर्थ पे ग्रेविटी जो फोर्स ग्रेविटी मौजूद है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि बॉडी पे एक्ट कर रही होगी वो हमारे पास क्या होगी, वेट। अब मैस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। फिर मैस जो है इट डज़ नॉट चेंज विद चेंज ऑफ प्लेस। अब वो कह रहे हैं कि मैस जो है वो जगह चेंज करने से चेंज नहीं होता। मीन्स कि अगर यहाँ पे इस बोर्ड मार्कर का वेट जो है वो 1/2 kg है या इससे भी कम है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर एक जगह पे वेट 1/2 kg है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इस ऑब्जेक्ट को आप कहीं और जाके देखें तो उसका वेट जो है वो ज़्यादा हो जाए या मैस ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। ठीक है, तो मैस जो है आपका वो प्लेस चेंज करने से चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। अगर एक जगह पे आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसका मैस 1 kg है, ठीक है, और अगर आप उसको किसी और जगह पे जाके उसका मैस मेजर करें तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो 1 kg से इंक्रीज़ कर जाए या डिक्रीज़ कर जाए, वो 1 kg ही रहेगा। जबकि वेट जो है वो इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही होती है वैल्यू ऑफ जी पे। जी क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू जो है हमारे पास वो वेरीज़ करती है, और वो डिपेंड किस पे कर रही होती है, जी की वैल्यू पे। जैसे जैसे जी वेरीज़ करेगा कि अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की जो वैल्यू है अगर वो आपकी चेंज हो रही है तो आपका वेट भी चेंज होता जाएगा। फिर हमारे पास मैस, इट इज़ मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। मैस को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो है बीम बैलेंस, जबकि वेट को मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं। मैस का ऐसा यूनिट जो है वो केजी किलोग्राम है, जबकि वेट का ऐसा यूनिट आपके पास न्यूटन है। और मैस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फार्मूला m इक्वल्स टू f डिवाइडेड बाय a, और वेट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला w इक्वल्स टू mg। ठीक है, अब हम देखें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ भी हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड भी, अब लास्ट लॉ है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये कहते हैं कि हर
एक्शन में के हर एक्शन के लिए एक रिएक्शन होता है, इक्वल होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर रिएक्शन का एक रिएक्शन, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि एक बुक जो टेबल पे पड़ी हुई है रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में जब बुक पड़ी हुई है तो बुक का जो वेट है वो डाउनवर्ड, टेबल पे बुक पड़ी हुई है और उसका वेट जो है वो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो क्योंकि बुक टेबल पे पड़ी हुई है और टेबल जो है टेबल बुक पे फोर्स लगा गया, उसको डाउनवर्ड मूव नहीं करने देगा, जिस वजह से बुक जो है वो टेबल पे रेस्ट में रहती है। इसका मतलब है कि उसका डाउनवर्ड मैस वेट जो एक्ट कर रहा है वो हमारे पास एक्शन होगा और टेबल उस पर रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से बुक जो है वो रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रही, ठीक है। आपकी बुक में इसकी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं जो कि आप लोगों ने करनी है। सेकेंड, इसकी अगर हम देखें कि हमने कहा कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि इक्वल होता है बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। अब अगर एक्शन फोर्स का क्या है और रिएक्शन फोर्स क्या है, पहले ये देख लें। एक्शन फोर्स देखें, एक फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगी वो उसका होगी एक्शन, जबकि सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो कहलाएगी रिएक्शन फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड बॉडी इज़ द एक्शन फोर्स। फर्स्ट बॉडी जो सेकंड बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करेगी वो होगी हमारे पास एक्शन फोर्स, जबकि सेकंड बॉडी फोर्स जो कि सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे एक्सर्ट कर रही होगी वो हमारे पास कहलाएगी रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब एग्जांपल हमने जैसे देखी कि बुक लाइंग ऑन टेबल, बुक जो टेबल पे पड़ी हुई है उसमें उसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है जो कि एक्शन है, जबकि टेबल उस पर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से बुक डाउनवर्ड मूव नहीं करेगी, रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, हम बैलून को फिल करके जब हम उड़ाते हैं तो आप देखते हैं कि वो फ़ौरन से ऊपर अपवर्ड मूव करने लग जाता है। लेकिन जब उस पर जब वो अपवर्ड मूव करता है बैलून को, जब हम छोड़ते हैं तो उसमें से जो उसकी हवा खारिज हो रही होती है वो उसको नीचे की तरफ खींचती है, इस पर नीचे डाउनवर्ड फोर्स लगाती है जो कि एक्शन है, जबकि उसके रिएक्शन में क्या होता है कि उसका अपोजिट उस पर रिएक्शन हो रहा होता है जो कि उसको अपवर्ड मूव करवाता है, ठीक है। इसी तरह आपका रॉकेट टेकिंग ऑफ, जब हम रॉकेट को ऑन करके छोड़ते हैं तो उसमें से हाई प्रेशराइज गैसेस जो हैं वो खारिज होती हैं जो कि ज़मीन पे जो कि उसको डाउनवर्ड मूव करवाती हैं, एक्शन फोर्स लगाती हैं। और उसके रिएक्शन में क्या होता है, उसके रिएक्शन में उसके पे रिएक्शन अपोजिट फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो अपवर्ड मूव कर जाता है, ठीक है। तो ये तीनों एग्जांपल्स जो हैं आपकी बुक पे एक्सप्लेन की हुई हैं वो आपने करनी है। सबसे पहले आपकी कि बुक जो टेबल पे पड़ी हुई है, उसके अलावा आपका बैलून जो फिल करके हम छोड़ते हैं, और उसके अलावा आपका रॉकेट टेकिंग ऑफ जब करता है तो उसमें किस तरह से एक्शन और रिएक्शन फोर्स लग रही होती है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो समझ आ गए होंगे। अब हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन और रिएक्शन जो हैं वो इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट होते हैं। मींस अगर एक आपका एक्शन डाउनवर्ड इस तरह से लग रहा है तो इसी के इक्वल एक अपवर्ड फोर्स लगेगी जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये डाउनवर्ड है तो दूसरी फोर्स रिएक्शन फोर्स इसके अपवर्ड में होगी। तो वो कह रहे हैं कि एक्शन और रिएक्शन जो है ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो फिर कैसे एक बॉडी मूव करती है, जिसका आपने आंसर करना है, ठीक है। और आपकी डायरी पेज 5 की है, पेज नंबर 56 to 67, ठीक है। तो आप लोगों ने ये पेज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो 3 लॉ ऑफ मोशन डिस्कस किए हैं और इससे पहले वाले लेक्चर में भी जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज़।